इसके अलावा अगर किसी को कोई सवाल हो तो उससे बात पूछ ले। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। ये एक मैंने जो एक पूरा तैयार किया है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है वहां पर। जैसे इस वक्त जब हम लोग पहुंचेंगे, तो गर्मी है, अभी गर्मी का चल रहा है। और एक साल पहले पिछले साल आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा लोगों का इंतकाल हुआ, बहुत लोग लोग वहां पर परेशान हुए गर्मी की वजह से। तो गर्मी में होता क्या है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट, अब जैसे हमारा सीजन स्टेमिना नहीं है तो हम ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं और बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो रहे हैं और बहुत जल्दी वाटर लॉस हो रहा है। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना सबसे जरूरी है। गर्मी होगी उससे हीट स्ट्रोक, और जैसे हम लोग कहते हैं हमें लू लगती है। अब लू लग गई है तो क्या होता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है और वाटर रिटेन नहीं कर पाता है। और वाटर रिटेंशन जब नहीं हो पाता है तो ये प्रॉब्लम्स आती है कि बहुत ज्यादा आप जल्दी लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग आने लगी, और आप जैसे ही डिहाइड्रेट होते हैं तो बॉडी आपका साथ छूटती है और आपका सफर वही रुकने लगता है। तो सफर नहीं रोकना है, हमें अपने आप को बहुत ज्यादा पानी एक बार में बहुत सारा रखना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करें। उस थोड़े थोड़े पानी के साथ अगर आपके पास जूस बहुत मीठा नहीं पीना है, हम लोग एक गलती बात करते हैं कि पानी की जगह में वहां पे जूस और कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि वो फिर हमारा हमें उस तरह से इफेक्ट करता है, वो नेगेटिवली कई बार इस तरह से करता है कि शुगर वालों का शुगर स्पाइक करने लगता है और वो वाटर रिटेंशन में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है। इसलिए हमें पानी ही पीना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी दिन भर में एक आदत बनाए। अभी से ये काम शुरू कर सकते हैं कि दिन भर में हम 3 लीटर पानी पीना है, और वहां पहुंच के जब हम सफर करेंगे और हज के याद में हमें 5 लीटर तक पानी पीने का एक वो बनाता है कि हाँ देखें कि हमने दिन भर में कितना पानी पिया है। अच्छा, जब बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम होता है जहाँ पानी नहीं मिलता है तो 2-3 लीटर में काम चल जाता है। तो अभी से उसको एक आदत बनाए कि पानी थोड़ा थोड़ा करके हर 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पे 2 घूंट पानी 3 घूंट पानी करके अपने आप को हाइड्रेट करो। ढीले कपड़े, अब वहां पर तो खैर वो पास एहरामी होते हैं तो एहराम को ढीला रखते हैं। और जब गर्मी होने लगे तो दोपहर के टाइम हो, पिछले साल हमने ये किया था कि दोपहर के वक्त लोगों को बाहरी नहीं निकलने देते थे फेमस। ये अच्छा था, इसलिए पिछले साल बहुत ज्यादा हताहत होती थी, बहुत ज्यादा डेथ की खबर नहीं हुई। तो लेकिन जहां भी जाए तो लूज कपड़ा रहेगा और छातों का इस्तेमाल अच्छे से करें। अपने पास छाता जरूर रखें। सब मेंबर अपने जितने लोग भी हैं वो सब एक एक छाता अपने पास लेके ही बिना पहुंचे। जब तक बिना सबके पास अलग छाता होगा अपने सामान का ख्याल करेंगे। और रास्ता ऐसे देखें जहां पर शॉर्टकट ना लें, जहां पर छाया हो और पानी अवेलेबल हो, उसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। फिर इसके बाद जो प्रॉब्लम जो कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसीज, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं या एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से लोगों को जो दिल की प्रॉब्लम्स हो जाती है, सांस लेने में लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि सांस फट गई, तो वो भी एक सिम्टम होता है हार्ट के एंजाइना पेन का। मैं उसको हार्ट अटैक नहीं कहूंगा, लोग घबराने लगेंगे। तो इस वजह से बहुत ज्यादा एकदम से एक्सरसाइज अभी यहाँ पर कोई मेहनत नहीं की गई, यहाँ पर कोई ज्यादा नहीं कुछ करना पड़ा है, वहां तक पहुंचा और एक्सेसिव स्ट्रेस हुआ तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती है कि वहां पर सीने में दर्द शुरू हो गया, सांस नहीं ली जा रही है। तो अगर ऐसा लगता है कि आप सीने में दर्द हो रहा है, सांस नहीं ली जा रही है तो या जलन हो रही है, तो ये ना करें कि आप सिर्फ दवा खा के अपने पास जो है उससे काम चलाए, क्योंकि ये एक ऐसी इमरजेंसी है जो डॉक्टर के बिना नहीं कंट्रोल होता। अगर आपको लगता है कि किसी को हमारे साथ वालों को चलने में बहुत सांस फूल रही है, सांस नहीं आ रही है और ये उल्टे हाथ की तरफ इस हिस्से में दर्द हो रहा है और गर्दन का, तो ये जो दर्द है
इस हाथ पे और गर्दन तक ये दर्द होता है हार्ट में, और सीने पे जो बिल्कुल बीच में दर्द होता है, ये दर्द अलामत है गैस बनने। तो दोनों को थोड़ा सा समझने का जरूरत है। जो सीने पे दर्द होगा यहाँ पर बीच में, वो दर्द गैस होता है, उसमें हाथ में दर्द नहीं होगा और सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहां पे जाइए और जो डॉक्टर हैं, बल्कि हॉस्पिटल जो होंगे वहां जाइए और डॉक्टर से ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करने की रिक्वेस्ट करिए कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, आप कर लीजिए। तो ये बहुत जरूरी है। और जो दवाइयां आप यहां लेके जाए, पूरा 45 दिन का पूरा बंडल बनाए, उसको कुछ हैंड बैगेज में रखें, नॉर्मल बैगेज में रखें, और उसको इस तरह से डिवाइड करें कि वो, और एक पैकेट बिना के लिए अलग से बनाए, एक पैकेट बिना के लिए बनाए, बाकी जो होटल में रहेंगे वहां का एक पैकेट बनाए, और एक पैकेट ट्रांजिट के लिए बनाए। ट्रांजिट मतलब यहाँ से पहुंचा, मक्का से, यहाँ से मदीना, मदीना से मक्का, मक्का से फिर कहीं और लगना है। तो ये ट्रांजिट में भी कई बार हमारी दवा, तो ये तरह के पैकेट अपने पास अलग अलग बना के रखें। दवाई आपके पास आपके बैग में लगभग होनी चाहिए। अब बहुत सारी दवाई आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वो निकालो, इसलिए एयरपोर्ट पे सिर्फ उतनी दवाइयां हो जो 2 दिन के लिए जरूरी है। उसके बाद फिर होटल वाली दवाई, उसके बाद फिर बिना बिना एक पैकेट ऐसा हो जिसमें 5 दिन की पूरी दवाइयां पैक है, ठीक है। इसके बाद सांस लेने की जो रेस्पिरेटरी मतलब होता है, सांस से रिलेटेड, हमारे फेफड़ों से रिलेटेड सांस लेने में जो प्रॉब्लम आती है, इसमें जिन लोगों को अस्थमा है वो या चीजें थोड़ा सा साइड कर दे प्लीज। अस्थमा, अस्थमा बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों की सांस थोड़ा, और ये जिन लोगों को होता है उनको अंदाजा होगा कि उनके है, और कभी भी डस्ट से एक्सपोजर होने के लिए या लोग फील करने लगते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, एलर्जी रिएक्शन की तरह से होता है। तो जब अस्थमा का इलाज चलता है, इनहेलर चलते हैं, रोटा इनहेलर चलते हैं, वो वहां पे नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ से 45 दिन का इनहेलर का, 45 दिन के कैप्सूल्स, रेस्पिरेटर्स, जो भी चीजें वो यूज करते हैं वो अपने पास जरूर होगा। फिर जो रेस्पिरेटरी और की वजह से होता है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि वहां पे पूरी दुनिया से वायरसेस इकट्ठा होते हैं और वो एक दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं। जब दूसरे वायरसेस से इन्फेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, स्ट्रॉन्ग रखें और वहां तक बचाव लगाए, और थोड़ा सा बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगहों से अपने आप को बचाना बेहतर रहता है, ठीक है। उसके बाद जो दवाइयां हैं या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, या जो थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक्स, यहां से अपने पास डॉक्टर से, अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे मशवरा करके एक दवाइयां अपने पास एक पैकेट बना के फर्स्ट एड का लेके जाए। तो जो भी सांस की प्रॉब्लम जिनको है या लंग्स की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो दवाइयां अपने साथ रखें। अस्थमा के सारे जो भी दवाइयां चलती हैं वो जरूर लें, क्योंकि वो वहां पे मिलने में कई बार दिक्कत होती है, और वहां के सॉल्ट्स भी कई बार हमारे ऊपर उतने असरअंदाज नहीं होते हैं। इसके बाद जो मैनेजमेंट है, कैसे इसको मैनेज करें, वो चीज मैंने आपको बता दी है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल करे। तो आगे शुरू करते हैं हम लोग। अब बैठ सकते हैं बस। अच्छा, तो फिर उसके लिए फजर के बाद हम लोग एक जगह बनाते हैं, कारगिल पार्क में सब लोग इकट्ठा होते हैं, और
वहां पर भी हाजियों का एक हुजूम जाना चाहिए कि लगे ये लोग हाजी हैं, तैयारी कर रहे हैं। मोती झील के पीछे पार्क है, उसका एक राउंड 1.4 किलोमीटर का है। अगर 2 राउंड लगा ले एक आदमी, सिर्फ चल के, दौड़ के भी नहीं, तो सफिशिएंट होगा स्टार्टिंग के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वहां पहुंचे, फजर पढ़ के अपने लिबास में, वहां पे दरअसल एक चीज और हो गई है कि कई बार वहां पे और बहुत सारे लोग होते हैं, तो लगना चाहिए कि हाँ ये लोग तैयारी कर रहे हैं हज पे जाने की। एक मैसेज भी जाना चाहिए गैरों के पास कि कितना बड़ा अमल है जो हम लोग करने जा रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं है बेचारों को कि हज क्या है। सर, वेलकम बैक टू दिस माय कोर टॉपिक, रेस्पिरेटरी इश्यूज। हम लोग सांस लेने के बारे में बात कर रहे थे कि सांस कैसे ली जाए। सबको मालूम है कैसे ली जाती है? सांस कैसे ली जाती है? भाई सबको मालूम है, जानने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने पैदा होते ही, माँ के पेट से बाहर आते ही सांस लेने का निजाम बना देता है अल्लाह। तो बहुत सारी चीजें अल्लाह ने हमारे अंदर फिट करी हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं। जैसे सिस्टम हमारा पूरा अल्लाह ने बना दिया और इख्तियार दिया है हमारे अमल पे कि हम अमल कैसा करें। और जिसने जो कोशिश करता है अल्लाह उसको कबूल करता है। जैसे आप सब लोगों को हज के लिए अल्लाह ने कबूल किया। ये बहुत रश्क की बात है कि हम हज के लिए भी तैयारी भी कर ली है, पैसा भी दे दिया और उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। कोई भी बच्चा, कोई नीट की जो तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, आप लोग, कोई एक बच्चा आता है कहता है मैं नीट का एग्जाम दूंगा, तो आप कहते हैं बेटा कहां से तैयारी कर रहे हो? नहीं, तैयारी नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम दे दूंगा। तो आप दिल में क्या सोचते हो? अरे टाइम पास कर रहा है, एग्जाम में निकालना नहीं है, बस माँ बाप फॉर्म भरवा देंगे और एग्जाम दे देगा, इसको निकालने का मन नहीं है। तो गोया के इसी तरह से जिस चीज पे आदमी मेहनत करता है तो उसमें कुछ हासिल करना चाहता है। हम लोग माशाल्लाह, आप लोग हज के लिए मेहनत कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, वक्त भी दे रहे हैं, अपने रूटीन से टाइम निकाल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये कबूलियत की एक अलामत है। अल्लाह कबूल करे और हम सबको भी आप लोगों की नेकियों में हिस्सा अता फरमाए। सांस ले चुके, अब अगला स्लाइड प्लीज। पेट के, जैसा मैंने ये चीज एक शॉर्ट में शुरुआत नहीं बता दी थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। अब पेट खराब होता है, लोगों के कॉन्स्टिपेशन रहता है, कुछ लोगों के बहुत जल्दी डायरिया हो जाता है। एक बहुत कॉमन बात है ट्रैवलर्स डायरिया। ये जो लोग ट्रैवल करते हैं, जैसे ही कहते हैं ना कि अरे पानी बदला है, पेट खराब हो गया, तो उसके पीछे भी रीजन यही है कि वहां पर जो क्लॉस्ट्रीडियम ई कोलाई बैक्टीरियाज हमको मिल रहे हैं या पानी थोड़ा कंटेमिनेटेड है, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, हमारी बॉडी तैयार नहीं है, तो पेट खराब हो जाता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खाना, कई बार क्या होता है कि पैसा लगा है यार, खाना रखा हुआ है दोपहर का, यही खा लिया जाए। तो ये चीज में खाना थोड़ा लें और थोड़ा खाएं, लेकिन एक्स्ट्रा ना लें, एक्स्ट्रा ना बचाएं। मैम से कह दिए, डॉक्टर साहब है, उनसे कह दिया अभी डॉक्टर साहब कॉल कर रहे हैं। तो इसलिए रखा हुआ खाना ना खाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, खाना साफ सुथरा ही ले और खाने के साथ पौष्टिकता के हिसाब से ले। बहुत ये देख के ले कि साफ सुथरी जगह से ले रहे हैं कि नहीं। खैर वहां पर हाइजीन का बहुत अच्छा इंतजाम रहता है होटल्स पे। फिर पानी का बहुत बड़ा खास ख्याल रखें, क्योंकि पानी से ही कंटेमिनेशन होता है। तो पानी बेहतर रहेगा कि पैक्ड वाटर जो मिलता है उसी को पिए। कहीं टैप से मिल जाए, बहुत अर्जेंसी हो तभी पिए, बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो, वरना बॉटल्स अपने पास, अपनी बॉटल रखें और कहीं साफ जगह से जहां पर पानी का अच्छा इंतजाम हो वहां से भरे और वही पिए। अब देखिए, और मैंने मैनेजमेंट में जो चीजें इंडिकेट की हैं कि साफ पानी ही पिए, वो मैंने बता दिया। खाना हाइजीनिक खाएं और खाने के साथ सलाद और जो न्यूट्रिशियस चीजें हैं वो जरूर ऐड करें। वहां पर जितने भी जो लोग नेट चलाते हैं वो वहां पर देख सकते हैं कि क्या सैलड के क्या ऑप्शन मौजूद है मक्का में और मदीना में। अपने चैट जीपीटी पे बहुत आसानी से मिल जाता है।
चैट जीपीटी आपको बता देगा कि फला फला चीजों की सलाद यहां पर मिल जाती है। तो उस तरह से थोड़ा सा नेट सेवी जो लोग हैं, मतलब नेट चलाने वाले हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना शुरू करें। हम लोग बहुत पीछे होते जा रहे हैं एआई में। तीसरा, ओआरएस अपने पास रखें। ओआरएस के पैकेट मालूम होगा सबको। डॉक्टर साहब आप अपने पास ज्यादा रखिएगा सामान, और आप सिर्फ अपने लिए सामान मत रखिएगा। जो लोग यहाँ पर मेडिसिन की जानकारी रखते हैं, आप रखिएगा इस नियत से कि मेरे आसपास जितने लोग हैं उनकी मदद होनी है। हमारे साथ मेरा अपना एक्सपीरियंस ये था कि जो दवाइयां मैं लेके गया था, मीना तक पहुंचते पहुंचते मेरी दवाइयां खत्म हो गई थी और मुझे अपने लिए पेन किलर चाहिए था, तो मुझे मांगनी पड़ी थी। तो ये इसमें इतना बड़ा अजर होगा इंशाल्लाह कि आप एक बीमार को देखने जाने के लिए अयादत जो होती है, उसके बारे में हदीस का मफहूम है कि इंसान जब किसी को देखने जाता है तो गोया के जब उसको मरीज की अयादत कर रहा होता है, वो इस तरह से है जैसे वो जन्नत में है। तो आप ये सोचिए, एक डॉक्टर जो मरीज का इलाज कर रहा है और वो उसकी नीयत सालिम है, नीयत अच्छी है, तो उसका क्या मकाम होगा कि गोया के वो जन्नत को सही करने की कोशिश कर रहा है या अपनी एक मरीज का इलाज कर रहा है। तो वहां पर इंशाल्लाह डॉक्टर हजरात जो है उनको बहुत बड़ा मौका मिलता है लोगों की मदद करने का, क्योंकि लोग डिस्पेंसरी तक भी पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन डिस्पेंसरी से भी उनको वो दवाइयां नहीं मिलती हैं जो वो यहाँ की चाहते हैं, जो कॉम्बिनेशन वाली होती है, या फिर उनको वहां की दवाइयां सूट ही नहीं करती। अब एक लेडी मुझे मेरे बिल्डिंग के नीचे बैठी मिली, वो रात में भी अंदर रूम में नहीं जाती थी, उसको एंजाइटी हो गई। एंजाइटी मतलब उलझन हो गई, वो रात में भी रूम पे नहीं जाती थी, नमाजें भी नहीं पढ़ पा रही थी बेचारी, बहुत परेशान। वो बिल्डिंग के बाहर एक बेंच पड़ी हुई थी, उस पर बैठी रहती थी। तो हमने बातचीत हुई, ये क्या हुआ, तो वो 9 बार 3 दिन में 9 बार जा चुकी थी डिस्पेंसरी, लेकिन वो वही थोड़ी सी पेन किलर देते। अच्छा, वो प्रॉब्लम बताती मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो उसको दर्द की दवा दे के जब हमने उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग करी, बातचीत करी, तो समझ में आया कि एंजाइटी में है। तो हम लोग कुछ नारकोटिक्स भी लेके गए थे, लेकिन आप लोगों को नहीं रखनी है, बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं, लेकिन पर्चे के साथ अगर वो रखी जाएगी तो उसमें आफियत है। तो मेरे पास अपने इस्तेमाल के लिए कुछ थी, वाइफ को माइग्रेन का दर्द होता था तो उनके लिए कुछ रखी थी मैंने। तो मैं उसको कमरे पे ले गया, धीमे से उसको डोज बना के पुड़िया बना के दे दी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन वो सोई 14 घंटे, क्योंकि एंजाइटी 2-3 दिन की बहुत ज्यादा हो गई थी। सोई, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो आराम से रूम पे भी रहने लगी और बिल्कुल ठीक हो गई, सिर्फ 3 डोज में। तो जो लोग जानते हैं, जिनको पास नॉलेज है, जितनी नॉलेज है सिर्फ उतना, उससे ज्यादा ना करें। और जो डॉक्टर हजरात जा रहे हैं उनके लिए अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया है, तो वो और उसको यूज करें। तो इलेक्ट्रोल ओआरएस के पैकेट तो सबको मिल सकते हैं। ओआरएस के पैकेट अच्छे खासे रख लें अपने पास, 10-10 पैकेट रख लें, सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी पड़ोसी के भी लूज मोशन आ रहा है, उल्टियां हो रही हैं, तो ओआरएस उस टाइम पे बॉडी में वाटर रिटेंशन के लिए, मतलब बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट, स्किन इन्फेक्शन और रैशेस। जब आप वहां पे जाएंगे तो पसीना बहुत होगा, और कई बार ऐसा होता है कि भाई वक्त नहीं मिल पाया कि कपड़े भी नहीं बदल पाए हम लोग, तो रैशेस होने लगते हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है, बहुत ज्यादा चलने की वजह से पसीना है, और कहीं पे कोई खराश हो गई है। तो ऐसा करने के, इससे कैसे बचा जाए? तो कुछ ऑइंटमेंट्स रखने होते हैं, एंटी फंगल क्रीम्स रखनी होती हैं, जो यहां पर आप डॉक्टर से पर्चे पे लिखवा के रखेंगे। कोई भी दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेके जानी है। बिना पर्चे की कोई भी दवा होगी, वो उसको निकाल के हटा सकते हैं, वो पर्चे वाले भी हटा सकते हैं, लेकिन आपकी पकड़ नहीं होगी। भाई डॉक्टर ने लिखी थी, हम ले आए, आप हटाना चाहे हटा दें। लेकिन बिना पर्चे के अगर दवा मिलती है तो रिस्क हो जाता है आपके ऊपर। कोई भी दवा बिना पर्चे के ना लिखे, और पर्चा जाने से हफ्ता 10 दिन पहले का ही बनवाएं। आपके आसपास जो अच्छे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हो तो बेहतर है, क्योंकि वो लोग यहाँ की जो आयुष वाली डिग्रीज हैं उनको थोड़ा सा नहीं मानते हैं। ऐसा है डॉक्टर साहब। तो इस वजह से एमबीबीएस और एमडी के ही पर्चों पे दवा लिखवाएं, ये एहतियात करना है। इसके बाद जूते और जो हो,
चप्पलें जूतों का बहुत ख्याल रखें। पहन के जो जूता या चप्पल वहां आपको पहननी है वो कुछ दिन यहां पे पहन के देख लें। और मेरा मशवरा ये है अपना पर्सनल कि क्रॉक्स एक कंपनी है, उसके ऑनलाइन अच्छी मिल जाती है, बहुत लाइट वेटेड, बहुत ड्यूरेबल होती है। तो दो चार उसी की 2 पट्टे की चप्पलें मिल जाती हैं उस तरह की जो भी हो मोल्डेड, वो लेके रखें और यहीं पे पहन के उसको चलना शुरू कर दें। ये ना सोचे कि नई लेके जाएंगे वहां पे नई पहनेंगे, तो कई बार क्या होता है नई चप्पल जूते काटते हैं, तो वो चीज नहीं होगी। और कंफर्टेबल जूते भी रखें, चप्पलें भी रखें, सफाई का ध्यान रखें। सफाई का ध्यान कैसे है कि पाउडर्स रख लें, थोड़े से एंटी फंगल पाउडर आते हैं, जैसे नाइसिल वाइसिल भी रख सकते हैं। तो जब कभी भी गुस्ल करें तो पाउडर डाल के फिर कपड़ा पहने, जिससे कि पसीने की चांसेस और जो घमौरियां होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और पैनिक अटैक। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया कि एंजाइटी और पैनिक अटैक कैसा होता है कि वो लेडी 3 दिन तक घर के रूम में ही नहीं जा पा रही थी, उनको रूम में जाने में ही दिक्कत हो रही थी। सिर्फ क्यों? उलझन हो रही है। तो ये बहुत, और जो लोग थोड़े से एज्ड होते हैं और जो बाहर पहली बार गए हैं, तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि वो नई चीज देख रहे हैं, नए लोगों को देख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको सबसे जरूरी है अपने आप को ढालना, और उनके साथ वालों की जिम्मेदारी है कि उनकी मदद करें। अरे कुछ नहीं है, सब सही है, उनको समझाएं बुझाएं, थोड़ा थोड़ा करके उनको उभारें। भीड़, उनको एकदम से भीड़ में ना ले जाएं, बहुत ज्यादा उनको थकाए ना, धीमे धीमे करके चीजें अडेप्ट हो जाती हैं। और अगर उलझन है, घबराहट है, तो डिस्पेंसरी में जाके सीना जल रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ना बता के सीधे सीधे बताएं मुझे घबराहट हो रही है। ये चीज आपको अपने सिम्टम्स जैसे बताएंगे, आप अपने आप को जैसा वहां पे एक्सप्रेस करेंगे, उस हिसाब से वहां दवा मिलेगी। यहाँ के डॉक्टर ज्यादा स्मार्ट होते हैं। मरीज बता रहा है सीने में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि ये घबराहट है, कार्डियक पेन नहीं है। ये रियलिटी है। हमारे इंडिया में जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं वो मिजाज ज्यादा अच्छे से समझते हैं, मिजाज समझते हैं। आप ये बात कही जाती है ना, मिजाज, वहां पर वो लोग मशीन की तरह से काम होता है। आपने बताया दर्द, उन्होंने एक दर्द की दवा दे दी। आपने कहा बुखार, उन्होंने बुखार की। आपने कहा खांसी, खांसी की सिरप। दवाइयां बहुत मिल जाएंगी, लेकिन टारगेट पे पहुंचने के लिए आपको उनको सही इंस्ट्रक्शन देना है कि मुझे ये एंजाइटी हो रही है तो एंजाइटी की दवा मिलेगी। ठीक है। अब मैनेजमेंट कैसा है, देखिए मैंने इसमें सबसे पहला जो पॉइंट डाला है वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। जब कभी भी कहीं पर भी आप फंस जाएं, भीड़ में ही फंस जाएं, मताफ में तवाफ कर रहे हैं और आप भीड़ में फंस गए, आपके उलझन होने लगी है, तो आप एक जगह पे रुक जाएं और सांस, आंख बंद करें, हल्का सा जिक्र जहन में करें, मुंह से नहीं, और सांस लेना शुरू करें। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। कभी भी कहीं पर भी आपकी सांस रुकने लगे तो आप रुक जाएं, अपने आप को एक किनारे ठहर जाएं और आंख बंद करके लंबी सांस लें। 5-10 सांस लेने से इंशाअल्लाह दिमाग खुल जाएगा। होता क्या है, जब हम एंजाइटी में होते हैं तो हमारी बॉडी में थरथराहट होने लगती है, हमारा बॉडी की ब्लड सप्लाई जो है वो हाथों और पैरों की तरफ बढ़ने लगती है इमरजेंसी सिचुएशन में, और ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है, तो हमारा ब्रेन सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशन में जब हम लंबी सांस लेंगे, हमारे लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, वो ज्यादा ऑक्सीजन हम पंप करेंगे अपने ब्रेन की तरफ, तो ब्रेन खुल जाएगा। और एक बार ब्रेन खुल गया तो आपको वो उस भीड़ से भी बाहर निकालना है। कई बार ऐसा सिचुएशन आती है, खास करके हज के दिनों में और हज के बाद में, जब आप तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े विदा करने जाते हैं, उस टाइम पे एहराम की पाबंदियां ख़त्म हो चुकी होती हैं और बहुत भीड़ होती है, और वो एक बार मोड़ते हैं आपको, तो आपको मोड़ते मोड़ते डाइवर्ट करते करते हरम के बाहर पहुंचा देते हैं। तो जब कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो तो अपने आप को काम करें, ठंडा करें, कंपोज करें, रिलैक्स करें और सांस लेने की एक्सरसाइज शुरू करें। आप कभी अपने घर में देखिएगा, कभी बहुत गुस्सा आ रहा हो, ये गुस्सा आ रहा हो तो आप हदीस का मफहूम है, जब अगर आप खड़े हो और गुस्सा आ रहा हो तो बैठ जाएं। मतलब क्या हुआ, अपने आप को काम कर लें,
ठंडा कर लें, हल्का कर लें, अपने आप गुस्सा उतर जाएगा। तो ये उसी तरह की सिचुएशन होती है कि आपको अगर कोई बहुत गुस्सा आ रहा हो, आप आंख बंद करके 3 सांस ले लें, आप ठंडे हो जाएंगे। दूसरा है, देखिए दूसरा पॉइंट ही स्टे काम लिखा है कि परेशान ना हो, घबराए ना, और अगर बहुत ज्यादा हो, किसी को चक्कर आ गया हो, कुछ हो, तो डिस्पेंसरी की तरफ रुख करें। यहाँ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे आतिफ भाई हज इंस्पेक्टर्स आएंगे, तो उन लोगों से आप लोग राब्ता कर लीजिएगा, वो कहाँ मिलेंगे, और अगर उनके उनसे कांटेक्ट करके वहां पे मिल के साथ में रहेंगे, 2 रहेंगे। आप लोगों के साथ जो हज इंस्पेक्टर्स रहेंगे उनसे तारुफ कर लीजिएगा, और उनके नंबर अगर मिल जाए तो सबसे बेहतर रहेगा, वो अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या क्या हम लोगों को प्रिवेंशन करना है, शुरुआत से क्या एहतियात करना है। सबसे पहले मेडिकल चेकअप अपना पूरा पहले से करवा लें। जो डायबिटिक है पूरा अपना प्रॉपरली चेकअप करवाएं, दवाइयां ले लें। हार्ट वाले अपना चेकअप अपने अपने डॉक्टर से मिल लें जाने से पहले, और 1 महीना पहले, और दवाइयां हफ्ता 10 दिन पहले से खाना शुरू कर दें, जिसमें कि अगर किसी दवा से कोई दिक्कत आ रही है, कोई एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है, कोई एब्सेंट रिएक्शन आ रहा है, कोई दवा सूट नहीं कर रही है, किसी दवा की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको मालूम पड़ जाए, गोया कि आप अपने डॉक्टर से दोबारा मिलके चेंज करवाएं। आप 23 तारीख को जा रहे हैं, आप 20 तारीख को डॉक्टर से मिले, फिर आप दोबारा मिलके दवा चेंज नहीं करवा पाएंगे, और फिर वो 45 दिन तक आपको वही दवा खानी है। तो बेहतर है कि 1 से 5 तारीख के बीच में सब अपने डॉक्टर से मुलाकात करें, पर्चे बनवाएं, दवाइयां लिखवाएं, फिर वो दवाइयां 15 दिन खाएं, और 20 तारीख के आसपास दोबारा से उससे मिले, और पर्चे पे सिर्फ नई डेट डलवा के कि आपके पास बिल्कुल फ्रेश पर्चा है, ये डॉक्टर साहब ने दवा लिखी है, ये हमने रखी है, अब जो जो पकड़ना है डॉक्टर साहब को पकड़ो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह का एक जो दवाई इंतजाम होता है वो करके जाना है। फिर अपने खाने पीने का इंतजाम शुरुआत से ही मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा रखना है। पानी का इंतजाम अपने पास हर आदमी एक छोटी बोतल रखे हमेशा, और उसमें पानी भरा हो। जहां पर साफ पानी मिले फौरन उसको खाली करके अपने अंदर, मतलब पी के दोबारा से भर ले, जिसमें कि आपके पास बॉडी में भी पानी हो और आपकी जेब में भी पानी हो। अपने पास जैसे इहराम की हालत में एक झोला रखा हुआ है, एक बैग रखा हुआ है जिसमें आपके कुछ सामान है, उसमें एक पानी की बोतल जरूर हो। ठीक। और इमरजेंसी कांटेक्ट नॉलेज, जो इमरजेंसी कांटेक्ट जैसे अभी आतिफ भाई ने बताया कि इंस्पेक्टर्स के नंबर आपके पास होने चाहिए, और उनसे आपका तारुफ होगा तो और अच्छा रहेगा। फिर अपना मेडिकल किट अपने साथ रखें, एक फर्स्ट एड किट बना लें, उसमें कुछ चीजें होंगी जैसे कि बैंडेड हो, पट्टी हो, शेवलॉन हो, कुछ ट्यूब्स हो, वो बैंडेड जो कटे कटे फटे पे बैंडेड लगाई जाती है वो रख ले, काफी सारी। तो ये सारी चीजें, एक फर्स्ट एड किट, क्रेप बैंडेज जरूर रखें। क्रेप बैंडेज जो जो फ्रैक्चर वैक्चर में या मोच में बांधी जाती है वो रख लें। इस तरह से पूरा एक किट बना लें और उसको अपने पास रख लें। उसके लिए आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, अब हम ये मेरा कंक्लूजन है। नेक्स्ट स्लाइड, वहां वाले शुरू कर दिए। नहीं नहीं ठीक है, दूसरा वाला जो है पीपीटी वो शुरू कर, स्लाइड नंबर 2 से। अब मैं ये जितनी बातें बताई हैं इसको एक समरी के वे में, कि शुरुआत से लेकर आखिर तक किस तरह से उसको अमल में लाना है, वो दूसरी पीपीटी में बताते हैं। नहीं हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है तो हम फोन से ही बोल दें। कुछ कह रही थी मैम?
ठीक, ऐसे ही मैं ऐसे सीधे बोल देता हूँ। बैंडेज और सीपीआर एंड वो करा दी, तब तक तो सेटिंग हो। मैं ये बोल रही ऐसे बोल के फिर करता हूँ वो लास्ट में मैं छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया आगे। ठीक, नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट देखिए, ये मैंने पूरा एक नटशेल में एक पीपीटी मिल गया था। तो इसमें हज के बारे में है कि जितनी ज्यादा हेल्थ सेहत रहे उतना अच्छा रहता है हज करने में। जो जितना सेहतमंद होगा उतने अच्छे अरकान अदा कर पाएगा, क्योंकि हर इबादत में सेहत बहुत जरूरी है, और हज में खासकर जितना आप हेल्दी रहेंगे उतने ज्यादा मन से अरकान होंगे। अब 20 किलोमीटर चलने के लिए हेल्दी रहना जरूरी है। नेक्स्ट, ये है कि आप हज की तैयारी कैसे करें। मेडिकल चेकअप के बारे में बात हो गई। हेल्थ रिकॉर्ड भी रखें अपना। एक आपके पास एक फाइल होनी चाहिए जिसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। हार्ट की है तो उसके बारे में क्या प्रॉब्लम है, हार्ट में कौन सी प्रॉब्लम है, अगर कभी एंजियोग्राफी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है उसका रिकॉर्ड, या जो भी प्रोसीजर हुआ है उसका रिकॉर्ड हो, कोई सर्जरी हुई है उसका रिकॉर्ड हो, शुगर अगर रहती है तो कितनी रहती है, और कोई कॉम्प्लिकेशन है आंखों की कोई भी, तो यू शुड हैव कंप्लीट फाइल ऑफ योर प्रॉब्लम आपके पास। क्योंकि वहां पे जब आप जाएंगे, हमारे पास भी मरीज जब आता है तो हम कहते हैं भाई आप क्या हुआ है, आप पुराने पर्चे दिखाइए, और फिर उसके बाद उससे पुराना रिकॉर्ड देख के ही हमें समझ में आता है कि क्या ट्रीटमेंट हुआ था, क्या हुआ था। जबकि मेरे फील्ड में, मैं डेंटिस्ट हूं, तो मेरी फील्ड में उतनी ज्यादा जरूरत कई बार नहीं होती है, लेकिन स्टिल आई नीड। और हार्ट के पेशेंट्स हैं, चेस्ट के रोगी हैं, पेट के रोगी हैं, वो तो पूरी की पूरी हिस्ट्री के ऊपर ही उनकी दवाइयां बनती हैं, उसी के हिसाब से चलती है, उसी के हिसाब से इलाज होता है। तो वहां का डॉक्टर तो आपको नहीं जानता, वहां का डॉक्टर को तो सिर्फ जो उसको फाइल में मिलेगा वही जानेगा। तो जब कभी आप अपने डॉक्टर को दिखाने जाएं तो उनसे कहें कि मेरे पर्चे पे मेरी हिस्ट्री और मेरी कैफियत सब लिखें। फिर डेली 3 किलोमीटर चलना है मिनिमम, मतलब ये बेयर मिनिमम उनके लिए है जो नहीं चलते हैं, जो चलते हैं वो इससे ज्यादा चले। फिर बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, अपने खाने को यहीं से सुधारें। खाने में ज्यादा दावतों में जो बिरयानी और वो होता है उसको कम कर दें, और सबसे बोलें कि भाई हम लोगों की दावत जो भी करिए सादे खाने से करिए, और सलाद बहुत सारी लगाइए। फिर रेगुलर मेडिकेशन इफ यू आर डायबिटिक और बीपी, अगर आपको बीपी और शुगर है तो लगातार दवा खाते रहे, यहां पर भी तैयारी के चक्कर में दवा ना बंद करें। फिर हेल्थ चेकअप जाने से 15 दिन पहले, जैसा कि मैंने बताया, ये हेल्थ मेडिकल स्क्रीनिंग होती है जो कि आपके फॉर्म के साथ लगाई गई है। वो इसीलिए लगाई गई है कि आप आगे किसी भी इमरजेंसी से बचे रहें। वैक्सीनेशन जो है ये कौन कौन से होते हैं ये आपको मालूम होगा कि मेनिंजाइटिस का, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, ये ब्रेन में जो मेनिंजेस होती है, उस यहाँ पे ब्रेन में जो सूजन आ जाती है उनकी परतों में, उसके लिए होता है, ये जरूरी है। फिर पेंटावेलेंट जो होती है, इसमें 5 अलग अलग बीमारियों के लिए ये वैक्सीन होती हैं, और ये सारी जो वैक्सीन जो कल परसों आपके लगेगी यहाँ पे इंशाल्लाह, वो उसके बारे में है। फिर कोविड वैक्सीनेशन जिनका हो चुका है वो सिर्फ अपना सर्टिफिकेट रखेंगे, और बाकी किसी को करवाने की जरूरत नहीं। कुछ एडवाइजरी है ये हज वहां से मिनिस्ट्री ऑफ हज जो है सऊदी का, कि जो भी लोग आएंगे उनको फिटनेस सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए मेनिंजाइटिस और कोविड का, और वो सारे जो एडवाइजरी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इशू करी है उसके नॉलेज होनी चाहिए। और ये जनरल बातें हैं, कोई इसमें स्पेशल बात नहीं। अब एक लाइन से हम बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना सामान, दवाइयां, अपने सारी चीजें अच्छे से सेट करें और चेक कर लें। मेडिकल चेकअप हो जाएगा, तो फिर दवाइयां 2 से 3 दिन की दवाइयां हैंडबैग में रखें जो कि आपको सफर के वक्त पे इस्तेमाल होंगी। 5 दिन की अलग पैकेट बना लें जो मिना में लेके जाएंगे, और बाकी दवाइयां आपके जो बैगेज में रहेंगी वो होटल पे खानी है। कंफर्टेबल शूज पहने, हैवी मील और दावतों से बचें। देखिए इसमें भी वही बात आ गई, दावतों से बचने के लिए क्यों कहा जा रहा है? इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि लोगों से दूर रहें, इसलिए कहा जा रहा है कि पेट ना खराब हो।
लोगों से मिले, उनकी दावतों में भी जाए, लेकिन उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि हल्का रखें। एक्स्ट्रा ग्लासेस और डेंचर, भाई जो डेंचर पहनता हो वो दूसरा बनवा ले मुझसे नहीं तो एक्स्ट्रा ग्लासेस, जो चश्मे लगाते हो वो 2 चश्मे एक्स्ट्रा अपने लगेज में जरूर रखें। वहां पे चश्मे, मीना में तो जगह ही नहीं होगी रखने की, यहां रखा दूसरा आदमी बैठ गया टूट गया, फिर आपके पास होना चाहिए। मीना में भी जाए तो 1 चश्मा एक्स्ट्रा लेके जाए और आपके पास 2 चश्मे कम से कम एक्स्ट्रा होने चाहिए, क्योंकि वहां पर चश्मे बड़ी मुश्किल से बनते हैं और बहुत महंगे बनते हैं। फिर जो लोग आर्टिफिशियल जो भी चीजें यूज करते हैं वो रखें। जो लाठियां भी जो लोग यूज करते हैं तो फोल्डेबल वाली अपने साथ डंडे लेके जाएं। फोल्डेबल आते हैं, छोटे हो जाते हैं, उनको खोल के वहां पे अपने लगेज में रख सकते हैं। बी कूल, कंफर्टेबल एंड कंपोज एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे टेंशन ना ले, जो लोगों को ये फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर मालूम है, उसमें बैठाल के ले जाएंगे, छोड़ के कोई नहीं जाता है। आप अगर दूर बैठे होंगे तो वो अनाउंस करके आपको बुला लेंगे, आपको लाइन में बहुत देर तक खड़े होने की जरूरत नहीं है। नो हॉट टॉक आर्ग्यूमेंट विद एयरपोर्ट एंड एयरलाइन स्टाफ। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये तो कुरान में भी आया है कि हज के दौरान ला जिदाल फिल हज, इस तरह से आयत का मफहूम है कि हज के दौरान झगड़ा नहीं करना है, तो झगड़ा तो करना ही नहीं है। फिर कोऑपरेट विद को पैसेंजर, अपने साथी लोगों के साथ कोऑपरेट करें। और बहुत जरूरी है, प्लेन के अंदर जो टॉयलेट्स होते हैं वो इतनी कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी में हम लोग हैं वो बियर करने के लिए नहीं होते हैं। प्लेन के अंदर के टॉयलेट्स इमरजेंसी के लिए होते हैं, अगर किसी को इमरजेंसी में टॉयलेट आ रही है। भाई देखिए, हम इस सफर पे जा रहे हैं, हमारी जात से अगर एक आदमी को भी परेशानी हुई तो हो सकता है हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए हमें हवाई जहाज के अंदर टॉयलेट में पहले 1 घंटे में ही टॉयलेट फ्लड कर जाते हैं। उनकी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा वो पानी नहीं ले सकते। हम वहां जाते हैं, वजू भी करते हैं और टॉयलेट भी करते हैं और थोड़ा सा कुल्ला भी करते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, आप वजू करें और वजू करके फिर जहाज पे बैठे और अपनी नमाजें सीट पे पढ़ें, या अगर सऊदी एयरलाइंस का जहाज है तो पीछे जगह होती है, उन जगहों पे जाके नमाज को अदा करें और अपनी सीट पे बैठे। ज्यादा टहलना नहीं है और खाना कम है। जहाज में खाना बहुत सारा मिलता है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके खाना है और आराम करें, क्योंकि आगे आने वाला सफर हो सकता है कि आप जब मदीना पहुंचे तो काफी देर लग जाए आपको ट्रांजिट में, तो उसके लिए आराम हवाई जहाज में कर लें। और हवाई जहाज के टॉयलेट्स को बराए करम इस्तेमाल करने के बाद बहुत अच्छे से साफ करें। ऐसा लगे कि वहां का स्टाफ जो कहता है वो ये कहता है कि हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हाजियों के साथ सफर करने में। जो क्रू होता है प्लेन का, क्यों भाई, हाजी तो सबसे, उनको मजा आना चाहिए हाजियों के साथ सफर करने में। हाजी तरतीब से नहीं बैठते हैं, हाजी टॉयलेट गंदा करते हैं, ये कंप्लेन है उनकी। तो हमें चाहिए कि हम उनकी इस कंप्लेन को आगे ना बढ़ाएं। हमें टॉयलेट्स को जब भी जाएं अच्छे से उसको फ्लश करें और टिश्यू पेपर से साफ करके, टिश्यू पेपर कमोड में ना डाल के नीचे डस्टबिन बना होता है उसमें डालें। और कोई भी गंदगी, कोई भी हमारा यूज किया हुआ सामान, कूड़ा करकट हम जमीन पे ना डालें कहीं पर भी, पूरे प्लेन में, ठीक। फिर उसके बाद और ज्यादा से ज्यादा प्लेन पे कोशिश करें कि जो थोड़ा बहुत खाना हो खाएं और आराम करें, क्योंकि उसके बाद काफी देर लग जाती है रूम तक पहुंचने में, रूम मिलने में। मदीने में आप बस का वेट करेंगे, पहले इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन के बाद बस का वेट करेंगे, बस आएगी, बस में आप फिर अपने होटल पहुंचेंगे, होटल में रूम अलॉटमेंट होगा। करते करते कई बार 4-4 घंटे 5-5 घंटे खड़ा रहना पड़ता है सामान के साथ। तो इस वजह से आप, और फिर जब आप होटल भी पहुंच जाते हैं तो होटल में लिफ्ट तो 4 है और जाने वाले 400, तो और सबका सामान भी है, तो काफी टाइम उसमें भी लग जाता है। इसलिए आप आराम करके अपने आप को, जो आदमी प्लेन पे सो गया वो ऐसा लगेगा हाँ हम 4-5 घंटे के बाद उठे हैं, फ्रेश है, अब कुछ भी करवा लो, तो वो थकान नहीं होगी। और फिर आपको मदीने में पहुंच के सबसे बड़ा टारगेट होता है, आप जिस वक्त पहुंचे उस वक्त की जो अगली जमात है वो जमात ना मिस हो, क्योंकि आपको सिर्फ 40 या 41 नमाजों का वक्त मिलेगा और वो आपको उसमें जमात मिस नहीं करनी है इंशाल्लाह। तो इस चीज को देखते हुए अपने आप को पहले से प्लान करके चले कि क्या करना है। अब हम मक्का और मदीना में क्या खास है,
तो जमजम तो पिए, लेकिन ठंडा वाला ना पिए, सादा वाला जमजम ले, क्योंकि वहां पे उस पे लिखा होता है, जहां पर भी ठंडा होता है उस पे ठंडा चिल्ड लिखा होता है, और जिसमें नहीं तो वो नॉर्मल लिखा होता है। तो चिल्ड वाला अगर पीने का मन है तो थोड़ा नॉर्मल मिला के पिए, लेकिन बिल्कुल ठंडा जमजम ना पिए। ज्यादा सूरज में धूप में निकलने की कोशिश ना करें। देखिए पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वहां का एयर कंडीशन है, लेकिन बाहर जाते ही वो धूप से एक्सपोज हो जाता है, तो ये टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं। हीट स्ट्रोक होता है, आदमी कई बार चक्कर भी खा जाता है, उसकी वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो बहुत ज्यादा ठंडे में ना रहे, बहुत गर्म में ना रहे, और बहुत जल्दी जल्दी टेम्परेचर को चेंज ना करें। ठंडा पानी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा ना पिए। जूस और दूध, वहां पे दूध के बॉटल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छा दूध होता है, अलमरई का दूध सबसे अच्छा माना जाता है, तो आप लोग वो शुरुआत से अपने पास रखें। तो दूध का और कोल्ड ड्रिंक की जगह पे दूध और जूस का यूज करें, ना कि आप कोल्ड ड्रिंक। और पानी पीने में ठंडा पानी के बजाय नॉर्मल पानी पिए, ठीक। फ्रूट और फ्रूट जूसेस आप ले सकते हैं, फ्रूट बहुत फ्रेश मिलते हैं। तो फ्रूट्स के बारे में तो कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, अल्लाह पाक मक्के की सरजमीन को फलों से मतलब बरकत अता फरमा दे कि फल यहाँ बहुत हो, तो पूरी दुनिया के फल आपको मिलेंगे। जो सा चाहे वो सा खाएं और खूब सारा खाएं। सन ग्लासेस, अम्ब्रेला और कैप अपने साथ रखें। फिर बहुत ज्यादा थकने से बचें। अगर सीने में दर्द हो, सांस लेने में दिक्कत हो, चक्कर आ रहा हो, तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं। हॉस्पिटल और डॉक्टर, आप जब वहां पहुंचे तो कुछ लोग हॉस्पिटल और वहां पे डिस्पेंसरी कहाँ पे है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, इन सारी चीजों का एक वेयर अबाउट पता कर लें, एक ये अंदाजा लगा लें कि भाई अगर कोई बीमार पड़ेगा तो फला जगह पे अस्पताल है, वहां जाना है हमको। और जो सड़कें हैं उनको बहुत ध्यान से क्रॉस करें, दोनों तरफ प्रॉपरली देखें। वहां पे लेफ्ट साइड पे गाड़ियां चलती हैं, इस चीज का ध्यान रखें, कई बार एक्सीडेंट होते हैं और गाड़ियां काफी तेज चलती है। अच्छा, सड़कें कहीं से भी ना क्रॉस करें, वहां पे जो रेड लाइट्स हैं, वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग बनी है, उन जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़कें क्रॉस करें, तो वो सेफ जोन है। जब रेड लाइट रेड होगी, ट्रैफिक रुका होगा, वहां पे इंडिया की तरह कोई भी रेड लाइट क्रॉस करके ट्रैफिक नहीं आगे चलाता है, तो आराम से क्रॉस करें। और अपना मोबाइल हमेशा चार्ज रखें, और एक दो पावर बैंक, हल्के पावर बैंक अपने पास रख ले, जिसमें कि मोबाइल आपके पास रहे। और फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सबके पास एक एक अलग अलग नंबर अगर हो तो बेहतर है, नहीं तो हर मेंबर, जैसे 3 लोग हैं तो 2 एक साथ अगर जाते हैं तो 2 मोबाइल होना जरूरी है। मदीने में अगर लेडीज हैं तो 1 मोबाइल उनको दे, 1 मोबाइल अपने पास रखें, क्योंकि दोनों की नमाज के टाइम दोनों अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद कहां मिलना है, एक जगह सेट कर ले कि इस टॉयलेट के पास हम लोग मिलेंगे। अगर वहां नहीं मिले तो कॉल करें, लेकिन वहां की कॉल रेट्स और फोन की कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा है, तो थोड़ा संभाल के बात करें, लंबी बात ना करें। आप यहां पे आइए, यहां मिलिए, फिर बात करते हैं, फोन पे सारी बात ना करें, ठीक है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, हो सकता है कि ये लगे कि क्यों ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन हर बात में अगर किसी को थोड़ा सा, एक आदमी को भी फायदा मिल जाएगा तो इंशाल्लाह ये बात करना कामयाब होगा। और अपनी आईडी और होटल का कार्ड अपने साथ रखें। कभी आप कहीं खो जाते हैं, कहीं मिस हो जाते हैं, तो आपकी आईडी और होटल कार्ड से आपको जो खुद्दाम हैं, जो लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो आपको आपके रूम तक पहुँचा देंगे। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप अरबी नहीं बोल पाएंगे, वो हिंदी नहीं समझ पाएंगे, और काफी टाइम लग जाता है अपने रूम तक पहुंचने में। फिर भी वो पहुंचा देते हैं, फिर किसी वो पाकिस्तानी को पकड़ेंगे जो उर्दू समझेगा, फिर वो उनको ट्रांसलेट करके बताएगा, फिर वो इस तरह से बहुत सारा। और कई बार होटल का हमें एड्रेस ही नहीं मालूम है, तो फिर वो इंडियन एम्बेसी में आपको, इंडियन जो काउंसलेट्स हैं और जो इंडियन ऑफिसर्स हैं वहां भेजेंगे, फिर वहां से एक आदमी आपको लिस्ट निकालेगा, फिर आपको लेके जाएगा, एंड दैट विल बी अ वेरी बिग मेस। तो उस मेस से बचने के लिए अपनी आईडी और होटल कार्ड जरूर रखें। और जैसा कि है, क्राउडिंग प्लेसेस से बचें। हजर अस्वद पे जाने की कोशिश दिल सबका करता है, लेकिन हर कोई पहुंच नहीं पाता है, उसके लिए थोड़ा सा सब्र करें, हिम्मत हो तो जाएं, लेकिन
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया कि सिर्फ हाथ उठा के उसकी तरफ इशारा कर देने से ही उसे चूमने का सवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। हज के दिनों में बहुत जरूरी है कि जो इंस्ट्रक्शंस है उनको जरूर फॉलो करें, कोई स्ट्रेस ना ले। जल्दी पहुंच के कहीं पे हम जल्दी पहुंच के कुछ हासिल नहीं कर लेंगे, हम लेट हो जाएंगे तो कुछ हमसे मिस नहीं हो जाएगा। हम निज़ाम इस तरह से बनाया हुआ है कि उस तयशुदा टाइम लाइन में वो हमको उस जगह पे पहुंचा देंगे जहां पे अरकान होना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मिना वो एक दिन पहले पहुंचा देते हैं, आपको सुबह पहुंचना होता है फजर बाद, लेकिन वो एक दिन पहले पहुंचा देते हैं कि आप मिना में वक्त से पहले पहुंच जाएं। अरफात आपको अगले दिन पहुंचना होता है, वो रात में पहुंचा देते हैं। मुजल्फा मगरिब के बाद आप निकलेंगे, सुबह तक मुजल्फा पहुंच ही जाएंगे, इतनी दूर नहीं है। पैदल भी चलेंगे तो भी 4-6 किलोमीटर होता है, तो वो आप पहुंच जाएंगे। आपको फजर से पहले पहुंचना है मुजल्फा। फजर के बाद आप निकलेंगे, मिना पहुंच ही जाएंगे। आपको 12 बजे से पहले, दोपहर से पहले आपको जमरात पहुंचना है, कंकड़ी मारनी है, बड़े शैतान को वापस आना है। तो आप इतना टाइम रहता है कि आप वो काम हो जाएगा। फिर उसके बाद पहले दिन कोशिश करें कि आराम कर ले, और फिर दूसरे दिन के लिए तैयार थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठा कर लें। अब जो तरतीब है वो बाकी लोगों ने बताई है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। अपना मेडिसिन को चेक कर लें मिना में जाने से पहले कि सारी चीजें हैं कि नहीं है, और ORS जरूर रखें। वहां पर ही मेन जो डिहाइड्रेशन के केसेस आते हैं वो मिना, मुजल्फा और अरफात और जमरात के बीच में आते हैं। हमें भी बहुत सारा पुलिस वालों से भी पानी मांग मांग के पीना पड़ा था, इतना पानी की किल्लत कई बार हो जाती है वहां पे। अपने आप को पानी अपने साथ हमेशा रखें, और थोड़े से फ्रूट्स रखें, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ पर जो वो बीज मिलते हैं ना, सनफ्लावर बीज और ये वाटरमेलन मेलन के बीजे, यहाँ पे क्या कहते हैं उनको, मगज। तो वो आप अपने पास एक छोटी सी पोटली बना के हर जगह कहीं जाए वो छोटी पोटली आपके पास हो। चने, किशमिश, इस तरह का डाइट आपके पास, बिल्कुल सूखी चीजें हो, ड्राई फ्रूट्स हो, ये हो, और एक पानी की बोतल हो। इतना करें। और हाँ, एक ग्लूकोन-डी का डिब्बा। ग्लूकोन-डी, भाई ग्लूकोज, आप धूप में चल रहे हैं, आपका ग्लूकोज लो हो गया, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, एक बोतल खोलनी है, उसमें ग्लूकोन-डी डालनी है और पी जाना है, आपको एनर्जी मिल जाएगी। हम लोग जब मुजल्फा से वापस आ रहे थे, सुबह का टाइम था, धूप शदीद थी, लोग गश खा के गिर रहे थे। तो 1 किलो 2 किलो वाला जो डिब्बा होता है ग्लूकोन-डी का, वो उसको मैंने खोल दिया, और जो जिसके पास बोतल थी बस उसके बोतल में डालता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। तो और लोग उसको हिला हिला पी रहे थे। धूप तेज थी, सबको एक चक्कर से आने लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा 2 घूंट से काफी फर्क पड़ता है। तो सिर्फ, और जो भी सामान रखिए भाई, देखिए मेरा ये एक मशवरा है, ये मत सोचिए कि हमें इस्तेमाल करना है, ये सोचिए किसी को जरूरत होगी उसको दे देंगे, तो उस सामान को लेके जाना और वापस लाने का भी सवाब मिल जाएगा। और अपने लिए रखेंगे तो शायद उसमें कमी रहे सवाब में, लेकिन अगर आप उसको रखेंगे और लेके जाएंगे कि हम अपने भाई के लिए लेके जाने, जैसा कि इसमें लिखा था, को पैसेंजर के लिए, अपने साथियों के लिए तैयार रहे। तो ये छोटे छोटे काम। और मैंने मुफ्ती फजल रहमान साहब अभी आपके सामने आएंगे, मैंने उनका एक अमल देखा था। वो तो खाना जो उनके पास रहता था वो अपना कम खाते थे, और रास्ते में खड़े हो गए, यूं खोल दिया, और लोग आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा लेके जा रहे हैं। आप समझिए ये बहुत बड़ा अमल है। ये अमल हमको छोटे छोटे चीजों से बहुत बड़ी चीजें हासिल हो जाएंगी। आपने अपना जो भी ले गए, और बहुत सारा सामान उन्होंने सिर्फ मिना के लिए बचा के रखा था। हज के अय्याम पे उन्होंने यूं, बस मुजल्फा में हम लोग थे, ड्राई फ्रूट्स थे, वो पूरा डिब्बा था, वो यूं लेके भीड़ में चलते जा रहे थे, लोग खाते जा रहे थे, क्योंकि हर आदमी भूखा हो जाता है उस टाइम, और हर आदमी के पास बहुत सारा खाना भी नहीं होता है, और जो खाना मिलता है वो कई बार हम लोग इतना थके होते हैं वो खा नहीं पाते हैं। बहरहाल, भारी खाना ना खाएं। देखिए फिर से वही भारी खाना आ गया। ये भारी खाना क्या होता है? भारी खाना क्या होता है? कोई बताएगा? डॉक्टर साहब, भारी खाना क्या होता है? ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली जो है इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि भारी खाना यही होता है जो हम लोग अपने यहाँ खा लेते हैं, अभी शादी ब्याह में जो बन जाता है, वैसे खाना को अवॉइड करिए। हल्का खाना खाएं जो जल्दी पच सके, हमारा पेट जिसको जल्दी पचा सके। बाकी ड्रिंक पे ज़्यादा से वो करें,
ORS की ड्रिंक भी पी सकते हैं। ORS की ड्रिंक जो रास्ते में अपने डाल लीजिए, एक में सादे पानी रखिए, एक में ORS के पानी रखिए। ORS का पानी जो है वो आपके ग्लूकोज लेवल को भी ज़्यादा बढ़ाता नहीं है। अगर आप डायबिटिक भी हैं, डायबिटिक लेवल को आप कंट्रोल करना है क्योंकि वो भी ना बढ़ सके, लेकिन ORS जो है वो आपको कंट्रोल करके रखेगा। आप 2 घूंट 4 घूंट जब जैसे पीते रहिए, बीच में सादा पानी पीजिए, और जो भी खाना जल्दी आसानी से पच सके, क्योंकि अब तो खाना बनाने का सिस्टम है नहीं वहाँ, तो हम लोग परेशान तो होंगे। खाना बनाने का सिस्टम नहीं है जो भैया ईजी पचना, तो दही है, मट्ठे हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ ज़्यादा मिलती हैं, तो उस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमशाद साहब। डॉक्टर साहब मनामा में माशाल्लाह बैठते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से बैठ रहे हैं, तो आप लोग इनकी फ्लाइट में जो लोग हैं तो इनके हाथ पे बैत कर लीजिएगा, मेडिसिन की बैत इनके हाथ पे हो जाएगी, और वहाँ पर बिल्डिंग में जो ये जिनके साथ रहेंगे इनसे मशवरा करते रहिएगा, बहुत इस्तेफादा होगा इंशाल्लाह। बहुत सारी इमरजेंसीज मनामा की सारी यही देखते हैं डॉक्टर साहब माशाल्लाह। और जो भी डॉक्टर हजरात हैं अपने आप को छुपाए ना, ठीक है, जो वो अपने आप को जाहिर करें कि हम खिदमत के लिए मौजूद हैं। फिर अपना कैप रखें भाई। देखिए जो मर्द हजरात हैं वो टोपी तो लगा नहीं पाएंगे, कैप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सन ग्लासेस, चश्मा लगा सकते हैं, और सन ग्लासेस जरूर रखिए। वहां की धूप बहुत तेज और बहुत ग्लेयरिंग होती है, तो आपके पास 2-3 जो चश्मा लगाते हैं नॉर्मल वाला, वो भी फोटोक्रोमिक बनवा लें, जो कि धूप में काले हो जाते हैं। 1 चश्मा 2 चश्मे फोटोक्रोमिक बनवा लें, और जो चश्मा नहीं लगाते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के चश्मे लें। सस्ते वाले रहमानी मार्केट में 100 रुपए वाले ना लें, लेकिन अच्छे वहां से जो भी ब्रांडेड हैं, जो अल्ट्रावायलेट सेफ मींस अल्ट्रावायलेट सेफ है, और ब्लू कट के जो लेंसेज आ रहे हैं अच्छे, तो वो आप रखें। ये ब्लू कट देखिए, इसमें हल्का सा नीलापन दिखेगा। ये अच्छे चश्मे होते हैं और ये आपको यूवी लाइट से बचाएंगे, बहुत जरूरी है ये चीज। धूप में ब्लैक हो जाता है, अब ये धूप में जाएंगे तो ये काला हो जाएगा, इसको फोटोक्रोमिक कहते हैं। तो ये थोड़ी सी देखिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट किस पे करते हैं, ये खाना पैक कर लो, ये चीज पैक कर लो, और अपने आप से दवा खाने से बचें। बहुत जरूरी है कि हम जो दवा यहाँ डॉक्टर लिख के दे वही लेके जाएं और वही खाने से बचें। और सबसे जरूरी भाई, ये बहुत जरूरी है, एक आपको मैं बताऊं कि एक इंग्लिश में वर्ड आता है द ब्रोकन बास्केट। ब्रोकन बास्केट का मतलब होता है, आप एक कहानी है, एक बच्चा जाता है कुएं से पानी भरता है और वो भर के घर पे लाता है तो बाल्टी खाली होती है। कैसे खाली होती है? क्योंकि बाल्टी के नीचे छेद है। तो उसको, उस सिस्टम को कहा गया ब्रोकन बास्केट। अब ये जो लास्ट लाइन लिखी है, ये ब्रोकन बास्केट है हमारे इस सफर की। होल्ड योर सेल्फ, गुस्सा ना करें, अपने आप को थाम के रखें, गुस्सा ना करें, गर्मी ना करें, झगड़ा ना करें और गीबत ना करें। ये हमारी ब्रोकन बास्केट है। ये हमारी, यहाँ हम जो इतनी नेकियां इकट्ठी करेंगे उस बास्केट में, इन अमल से वो बास्केट खाली हो जाएगी। हम अपनी नेकियां गीबत करके दूसरों को दे देंगे, गुस्सा करके हम अपनी नेकियां जाया कर देंगे। हाँ, और जमरात के अंदर मैंने लड़ाई होते देखी है। जमरात में जब शैतान को कंकड़ी मारने जा रहे हैं, तो उस वक्त भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर हज के दिनों में क्या करना है, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, टाइम काफ़ी हो रहा है। तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। बूढ़ों का ख्याल, जवान जो है वो बूढ़ों का ख्याल रखने को अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने लिए इनाम का मामला समझे, ना कि अपने ऊपर एक बोझ समझे। बूढ़े बोझ नहीं है वहाँ पे, वो इनाम है। कई बार ऐसा भी हुआ, एक बार एक मस्जिद नबवी के सहन में एक बुजुर्ग चचा थे, वो अपनी व्हीलचेयर पुश कर रहे थे और कर नहीं पा रहे थे, पाकिस्तान के थे। मैं पूछा क्या हुआ, कहने लगे मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रही है, और वही मुझे लेके आई थी, अब नमाज के बाद वो मिल नहीं रही है। फ़ोन नंबर नहीं था, जैसा अभी मैंने बताया फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। मैंने पूछा रूम कहाँ है, तो उन्होंने बताया वो उधर वहाँ पर होटल है उसमें। उनको ले जाके जब लिफ्ट तक छोड़ा है तो वहाँ पर उनकी वाइफ मिल गई।
तो इस छोड़ने के अमल में आपको जो चीज़ हासिल होगी वो सिर्फ क़यामत के दिन अल्लाह आपको बताएगा कि आपने क्या हासिल किया है। वो आप यहाँ पर किसी को बताएंगे तो भी वो रियाकारी में भी हो जाएगा, किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि किसी को इबरत हो जाए उससे। व्हील चेयर वाले बहुत सारे मिलेंगे, कोई लेडी व्हील चेयर पुश कर रही है, आपने देखा, आपने कहा बहन आप हट जाइए मैं कर दे रहा हूँ। ऐसा आपको सही करते वक्त सफ़ा मरवा के बीच में ऐसे कई लोग मिलेंगे, वहाँ पे चढ़ाई होती है, वो नहीं चढ़ा पा रहे हैं, हाथ लगा दिया आपने। सिर्फ वो हाथ लगाना ही आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, वो सही का सवाब कई गुना बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। शैतान को कंगड़ी मारते वक्त और तवाफ़े ज़ियारत करते वक्त बहुत ज़्यादा वक्त का ख्याल रखें, अपने टाइम को ऐसा शेड्यूल करें कि उस वक्त धूप ज़्यादा ना हो। तवाफ़े ज़ियारत कोशिश करें कि रात के अय्याम में या फजर के फ़ौरन बाद जाके करें। गाइडलाइंस भी आती है। अच्छा, हाँ, तो फिर वो आतिफ भाई इंशाल्लाह आपको वो कर देंगे। अब सर हलक करवाना है वो आप किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल से करवाएं, ये सब मेरे उसकी नहीं है। बाकी ये कितने बेड मौजूद है, कितना सपोर्ट, हेल्थ सपोर्ट वहाँ पे मौजूद है, बैक कर दे, बस बैक कर दे। तो ये मक्का में कितने बेड, 50 बेड का हॉस्पिटल है, 30 बेड फीमेल हॉस्पिटल है, ये सब है। नेक्स्ट वो आपको मालूम पड़ जाएगा वहाँ पे जो आपको सर्कुलर मिलेगा उसमें। अब मेडिकल असिस्टेंट रहेगा वहाँ पे मीना में भी, हर खेमे में एक मेडिकल असिस्टेंट रहेगा। बहुत अच्छा है, हर खेमे में एक मेडिकल असिस्टेंट रहेगा आपके साथ मीना में, और मतलब पूरे सफ़र में आपके साथ कोई ना कोई रहेगा। लास्ट, वापसी के वक्त क्या करना है? वापसी के वक्त बहुत ज़्यादा सामान और शॉपिंग नहीं करनी है, इंडिया में सब मिल जाता है, सब चाइना से जा रहा है। कोई शॉपिंग जो करनी है वो खजूर की कर सकते हैं आप, उसके अलावा बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। चीज़ें इस वक्त सऊदी अरब में काफ़ी महंगी हो गई हैं, तो ज़्यादा रेट का भी फ़र्क नहीं है, इसलिए बेहतर है कि अपने आप को हल्का रखें तो आसानी रहेगी। फिर वापसी में भी भारी खाना ना खाएं, तो पूरे सफ़र में भारी खाना नहीं खाना है, तो कुरकुरे खा सकते हैं, मतलब हल्का होता है। चिप्स, हाँ, चिप्स हल्का खाना नहीं है, चिप्स बहुत भारी खाना है। भारी खाने का मतलब तला और मसालेदार ना हो, ठीक है। फिर जल्दी ना करें किसी भी काम में, सारे काम होंगे, आपको छोड़ के कोई अरब में वापस नहीं आएगा। अरब की गवर्नमेंट खुद कहती है कि हज हो गया आप जल्दी जाओ, तो वो खुद आपको वापस भेजेगी। आप जितना देर वहाँ पे रह सके कमरे में आराम से सोइए, आराम करिए, खाना खाइए हल्का, और जूस पीजिए, और अगर वक्त मिल जाता है तो एक तवाफ और कराइए लास्ट में। लेकिन हाँ, बस नहीं छोड़नी है, दिक्कत हो जाएगी। और झगड़ा नहीं करना है, और अपनी बास्केट को टूटने नहीं देना है। जो बास्केट में जो अमल रखे वो ज़ाया ना हो, इस बात का ख्याल रखना है। जज़ाकल्लाह खैर हम मुझे सुनने के लिए। सीपीआर और वो स्ट्रेचर स्ट्रेचर मेकिंग को यही मेक कर दें। देखिए, दो चीज़ें हैं, करा दीजिए, भी टाइम करा दीजिए। वो ये जो टॉपिक है, ये आतिफ भाई हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन कर देंगे जी। जी जी, फर्स्ट एड का मैं एक लिस्ट पूरी बना के ग्रुप में डाल देंगे कि फर्स्ट एड में क्या क्या आप रखें, ठीक है। बल्कि हाँ 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 जी, मैं हिमालय की सेप्टिलिन आती है, सेप्टिलिन SEPTILIN, ये आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे कि भाई मुझे इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वो कई सारे दवाइयाँ हैं वो बता देंगे। अब देखिए, एक खास बात है जो कि इंसान की जान बचा सकती है, वो है CPR। ये क्या होता है? ये एक छोटा सा प्रोसीजर है, आपने देखा होगा फिल्मों में बहुत दिखाते हैं कि कोई पानी में डूब गया है तो उसके सीने पे चढ़ के सीने को दबा दिया जाता है और मुंह से सांस दे दी जाती है। बिल्कुल, कई बार क्या होता है, हार्ट बीट रुक जाती है, लेकिन हार्ट बीट रुकने का ये मतलब नहीं है आदमी डेड है। वो थोड़े टाइम के लिए भी रुकती है, और फिर उसके बाद अगर सही टाइम पे CPR कर दिया जाए तो वो हम उसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। एक शॉक में जाके भी हार्ट रुक सकता है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है
तरीका बता दिए। हाँ, कोई नौजवान नहीं आ जाए, कोई अरे डॉक्टर साहब आएंगे, डॉक्टर साहब ही बताएंगे फिर। आप आइए साथ में, आप यहाँ पे अरे वो कोई दिक्कत करने वाला नहीं। हाँ, अब समझ गए इसमें लेटना पड़ेगा, इसको थोड़ा पीछे करवा लिए। ये जो थोड़ा सा कैमरा जूम कर दिए सर थोड़ा सा, इसको ऊपर जाकर थोड़ा पीछे करवा दिए। ये एक प्रोसीजर होता है सीपीआर जिसको कहते हैं। जब कभी भी किसी की कोई एकदम से गश खा के गिर जाए, आपको लगे कि किसी की हार्ट बीट बंद हो गई है, तो ये करना होता है। इसमें पेशेंट को पहले बिल्कुल सीधा लेटालना होता है जमीन पे, गर्दन को इस तरह से, पहले सीधे लेटा के और हाँ। कर दीजिए। ये दोनों हाथ यहाँ रखना है, हाँ, गर्दन को पहले स्ट्रेच कर देना है, ये है, ऐसे करना है, ये दोनों हाथ, ये देखिए, हाँ, ये है तरीका। और ये बिल्कुल जो है लेफ्ट साइड में और हार्ट होती है, तो ये लेफ्ट साइड में ऐसे रख के और इसको ऐसे दबाना है। लेफ्ट साइड में ऐसे रख करके और ऐसे आप दबाते जाइए, और ज्यादा तेज भी प्रेशर से दबा सकते हैं, जल्दी 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 जल्दी, तो जल्दी जल्दी से हार्ट जो पंप करना है। एग्जैक्टली। देखिए, इसकी खास बात यही है कि इसमें ये एहतियात नहीं करना है कि सामने वाले के दर्द होगा, नहीं उसे कोई मतलब ठीक है। वो दर्द अगर आप नहीं दबाएंगे तो दर्द कभी नहीं होगा, फिर अल्लाह ना करे। तो इसको इतनी प्रेशर से दबाना है कि आपको गोया के उसका हार्ट दबे फिर छूटे। हार्ट एक तरह का पंप है। हमारी जब मोटरसाइकिल बंद हो जाती है तो हम बाइक उस पर किक मारते हैं ना, तो किक क्यों मारते हैं? तो किक हल्के से किक मारते हैं तो क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट होती है? नहीं होती है। हमें पंप को, हार्ट जो एक मोटर है उसको बहुत तेजी से पंप करना है, ठीक है। अब उसके पंप करने के लिए आपको दोनों बाजू का और कंधे का फोर्स लेना है। डॉक्टर साहब एक सेकंड पकड़े, ये डॉक्टर साहब ने कैसा बताया, यूं हाथ को, दोनों हाथ को रख लीजिए। ये हाथ क्यों ऐसे करना है? इसलिए करना है कि डबल हाथ से फोर्स, डबल प्रेशर पड़ेगा। ये बिल्कुल बीच डबल में या हार्ट की तरफ रख के और इसको इतना नीचे नहीं रखना है, उसके ऊपर चढ़ जाना है, चढ़ जाना, बिल्कुल तेज तेज और दबाना है, और जल्दी 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 कि जल्दी आपको भी झटका लगे, तो जल्दी आपको भी दबाइए, झटका लगे, तो इससे इंशाल्लाह ये रिवाइव हो जाएगा। रिवाइव हो जाता है। और इसके बाद में अगर फ्रैक्चर हो भी जाए मामूली, तो वो तो ठीक हो जाएगा बाद में, ठीक हो जाता है, और बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन आदमी कम से कम अगर सांस इतना तेज दबाना कि फ्रैक्चर भी हो जाए तो कोई बात नहीं। देखिए, जब पेशेंट जब वो हो गया तो उसके हार्ट को सर्वाइव करने के लिए तो आप कोशिश कर रहे हैं ना, ये तो कोशिश है, आपका एफर्ट है कि उसको लाए। और इसके साथ अगर ब्रीदिंग बंद हो गई है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो गुब्बारा फुलाया है ना सबने, नाक को बंद करना है, मुंह से मुंह जोड़ना है और गुब्बारा फुला देना है। गुब्बारा कौन सा गुब्बारा? लंग्स गुब्बारे हैं, हमारे फेफड़े जो हैं वो गुब्बारों की तरह होते हैं। नाक, ये चीज मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लाइफ में 2 बार की है। एक छोटा बच्चा 1.5 साल का, उसके साथ ये हुआ, तो जब किया तो उसके ना सांस आ रही थी और नीला पड़ गया था वो। तकरीबन 30 सेकंड तक वो बिल्कुल ऐसा लेथार्जिक हो गया, लेकिन जब उसके पंपिंग की और सांस गुब्बारे की तरह हवा भरी, लंग्स चल गए और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, आपके अलर्टनेस, आपको अलर्ट रहना है। अलर्ट क्या होता है कि एकदम चाको चौबंद, कि अगर आप देखो किसी मरीज को तो फौरन ये काम करने के लिए राजी हो। अच्छा, किसी से परमिशन नहीं लेनी वहां पे, भाई मैं करूं, नहीं, आप उसके बेहतरी के लिए कर दीजिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा, ठीक है। और तीसरा, एक अगर कोई बेहोश होकर गिर जाता है और उसको उठाना है, कोई बेहोश होकर गिर जाता है, उसको उठाना है, आपके पास कोई कुर्सी नहीं है, कोई स्ट्रेचर नहीं है, तो देखिए ये एक तरीका है जो भाई लोग बता रहे हैं। इसमें आपका कोई हल्का फुल्का आदमी आ जाए, हल्का भी भारी भी आ जाए, कोई भी एक आ जाए, हाँ, नहीं यार, ठीक है ठीक है। ये इस तरह से हाथ से 2 लोग मिलके स्ट्रेचर बना सकते हैं। आप बैठिए, आप डरिए नहीं, ये ऐसे उठाना है, इसको ऐसे फंसा दिया, पीछे कर दिया। ये देखिए 2 आदमी एक आदमी के लेके चल सकते हैं।
इससे आप कम से कम आधा किलोमीटर ले जा सकते हैं। हाँ अच्छा, ये हाथ में ग्रिप कैसे की है वो देख लीजिए। आतिफ भाई, आप लोगों ने हाथ कैसे ग्रिप किया था वो दिखाइए। पहले एक साइड वाली ग्रिप। ठीक है, ये अपना एक हम इधर ले या ये ले, ठीक है, वरना ये ग्रिप भी ले सकते हैं आप, तो इससे भी आसानी आ जाएगी। ये ऊंची हो जाएगी, कोई छोटा है जो हाइट जिसकी हाँ छोटा है उसके लिए है। और बैक पे आप ले लीजिए इसको, मतलब जो भी बैक है वो अपना बैक उसका कंधा जो है उसका इस्तेमाल करें आप ऐसे। ठीक है भाई, अब किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। ये है कि कभी कभी रास्ते में चलते चलते बीपी लो भी हो जाता है, हाई की बात नहीं, लो हो गया, और लो हो गया पेशेंट तो आदमी तुरंत गिर जाता है। जब वो गिरेगा, चक्कर आया, गिर गया, तो उसको लेटा दीजिए और लेटा के दोनों पैर एक साइड से उठा के ऊपर करिए, तो उसके ब्रेन को ब्लड मिलेगा, वो आदमी होश में आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, कभी कभी ऐसा होता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और उसके मुंह पे छींटे मारी। और शुगर लो होगा, तो जब शुगर लो हुआ तो आपके पास जो ग्लूकोज डी रखा हुआ है, ग्लूकोज का वो, उसको घोल के पीजिए, या टॉफ़ी रख लीजिए, चॉकलेट रख लीजिए, उसको खाइए। लेकिन शुगर की मशीन होनी चाहिए। शुगर की मशीन, अगर आपको चक्कर आ रहा है, अगर आपको लग रहा कमजोरी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो आप ये समझिए अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो उस टाइम फ़ौरन जो है कहीं किनारे होकर के अपने अपने ग्लूकोमीटर से अपना ग्लूकोज देख लीजिए। उसकी वजह यह है कि ये हाई भी हो सकता है, हाई और लो दोनों में एक ही कंडीशन होती है। दोनों में कंडीशन ये होती है कि जैसे मान लीजिए हाई हो गया तो भी आपको चक्कर आ सकता है, तो भी पसीना आ सकता है, तो भी थकान लग सकती है, और अगर लो हो गया तो भी यही सिम्टम आएंगे। तो जब यही सिम्टम आएंगे तो आप कैसे जानेंगे कि मेरा हाई है अदरवाइज लो है? तो आप पास ग्लूकोमीटर रहेगा, फ़ौरन चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद अगर लो आ रहा है तो मीठी चीज़ यूज़ करनी है, और अगर हाई आ रहा है तो आप जो अपनी डायबिटीज की दवा ले गए हैं उसकी आधी डोज खा लीजिए। एट द टाइम आधी डोज आप खा लीजिए, पूरी मत खाइए। जैसे एक गोली खाते हैं, आप सुबह खा के चले थे और आपके 4 बजे आपको ऐसा महसूस हुआ, तो आपने जब चेक किया 4 बजे, तो जब आपने 4 बजे चेक कर लिया तो पता चला हाई है शुगर, तो आपको तो अब रात में खाने को डॉक्टर बोला है ना, दिन में तो खाने कुछ बोला नहीं, तो आधा टैबलेट खा लीजिए एट द टाइम, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। और अगर लो है जी, ठीक, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। देखिए, जो चीज़ें छूटती हैं तो इस तरह से लोग मदद कर देते हैं। तो लो शुगर लो बीपी का डॉक्टर साहब ने बता दिया। अब मुफ्ती हिफ्जुर रहमान साहब आ चुके हैं। कोई और क्वेरी हो, किसी को अगर पूछना है, कोई सवाल है मेडिकल रिलेटेड, तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। आई थिंक कि सारी बातें क्लियर हो गई हैं इंशाल्लाह। कोई दिक्कत हो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं अपने सवाल। हज 2026 बासमंडी वाले ग्रुप हाँ, हज 2026 बासमंडी लिखा हुआ है। हाँ, उस ग्रुप में ही डालें तो इंशाल्लाह हम उस ग्रुप में हैं, तो जवाब इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम।